एक नेता जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक पुलिस वाले द्वारा पीटा जाता है, बाद में मुख्यमंत्री बनने पर उसका सम्मान करता है। एक नेता जो इंदिरा गांधी को राजनीति में लाने के लिए नेहरू को खूब प्रेरित करता है, लेकिन बाद में वही नेता इंदिरा गांधी का विरोधी बन जाता है। एक नेता जो कांग्रेस की हिंदूवादी छवि बनाने की भरसक कोशिश करता है और शायद फैजाबाद चुनाव जितवा कर सफल भी हो जाता है। एक नेता जो सरकारी बैठक में नाश्ते का पैसा अपनी जेब से भरता है और बाकी नेताओं को कड़ी नसीहत देता है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत हैं। भारत का आजाद होना अपने आप में ही एक गौरवशाली और ऐतिहासिक बात है, और उससे ज्यादा जो गौरवान्वित करता है वो है आजाद भारत के सबसे बड़े सूबे का मुखिया बनना। और ये गौरव यदि किसी ने पाया तो वो थे वकील साहब यानी गोविंद वल्लभ पंत। आजादी से पहले और आजादी के समय स्वयं यूपी की राजनीति कई गुटों में पड़ गई थी। कांग्रेस के भीतर भी तमाम गुट थे, लेकिन यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा यदि किसी का वर्चस्व था तो वो थे खाटी बनारसी नेता, पूरे बनारस वाले। मदन मोहन मालवीय की यूपी की राजनीति में तूती बोलती थी, और बोलती भी ना कैसे, आखिर पंडित जी ठहरे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक। ऐसे में पहाड़ों में जन्मे गोविंद वल्लभ पंत का सूबे का पहला मुख्यमंत्री बनना अपने आप में काफी रोचक था। वकील साहब यानी गोविंद वल्लभ पंत अल्मोड़ा में जन्मे थे। कद काठी में गोल मटोल और पढ़ाई में बहुत होशियार थे। पढ़ाई का इतना शौक था कि खूब पढ़ लिख कर आगे चलकर वकील बन गए। वकील साहब के बारे में एक बात काफी प्रख्यात थी कि वकील साहब सिर्फ सच्चे केस ही लेते थे, और शायद इसीलिए काकोरी कांड का बिस्मिल और खान केस उन्होंने स्वयं लड़ा था। गोविंद वल्लभ पंत की राजनीति में एंट्री काफी ज्यादा मजेदार है। दरअसल वो हमेशा से ही अंग्रेजों के खिलाफ मुद्दे उठाते रहे, चाहे वो 29 नवंबर 1927 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस हो या 1933 में चौकोर गांधी कहे जाने वाले हर्षदेव बहुगुणा वाली घटना। 1921 में पंत ने पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन भी लिए गए। फिर क्या, तब से वकील साहब और ज्यादा आंदोलनकारी हो गए। 1932 में पंत और नेहरू एक साथ बरेली और देहरादून की जेलों में रहे, और जेल में रहने के दौरान ही नेहरू और पंत की यारी काफी पक्की हो गई। नेहरू पंत से काफी प्रभावित थे, और शायद इसीलिए 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनने की बारी आई तो नेहरू के मस्तिष्क में सबसे पहले पंत का नाम आया। गोविंद वल्लभ पंत को फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता माना जाता रहा है, और इसके पीछे कारण भी है। 1948 में होने वाले चुनाव, जो कांग्रेस आज अपने आप को सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है, उसी कांग्रेस ने आजादी के 1 साल बाद ही अयोध्या के उपचुनाव में खेला था राम के नाम का कार्ड। 1934 में कांग्रेस के अंदर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जैसे समाजवादी नेताओं का एक बड़ा धड़ा बन गया था, और देश के आज़ादी के कुछ दिन बाद ही आचार्य नरेंद्र देव ने अपने 7 विधायकों के साथ अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आचार्य नरेंद्र देव ने अयोध्या को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया और 1948 के फैजाबाद उपचुनाव में उतर गए अपनी ताल ठोकने। पंत और आचार्य नरेंद्र देव में 36 का आंकड़ा हमेशा से चलता था, और पंत प्रतिशोध लेने के लिए उतावले बैठे थे। इसलिए कांग्रेस से टिकट लाए सिद्धेश्वरी प्रसाद का उन्होंने टिकट काट दिया, और उसके बाद टिकट दिया हिंदू संत बाबा राघव दास को और बना दिया कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी। जब गोविंद वल्लभ पंत बाबा का प्रचार करने आते तो बार बार अपने भाषणों में कहते कि आचार्य नरेंद्र देव भगवान राम को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। भला ऐसे आदमी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या कैसे स्वीकारेगी जो भगवान राम को ही नहीं मानता है। इस चुनाव में सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी बाबा राघव दास चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को तुलसी की पत्तियां खिलाकर कस्में दिलवाते कि आप आचार्य नरेंद्र देव को वोट नहीं देंगे। इस तरह से फैजाबाद में जमकर सांप्रदायिकता का कार्ड खेला गया, और जब नतीजे आए तो बाबा जी को 5392 वोट मिले और आचार्य जी को मात्र 4080, यानी आचार्य जी 1312 वोटों से चुनाव हार गए और सूबे का पहला मुखिया राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर अपने टेस्ट में पास हो चुका था।
कई बार गोविंद वल्लभ पंत ने उर्दू को ज्यादा तरजीह देने का विरोध भी किया और शायद यही कारण है कि वकील साहब को हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा दिलाने के लिए 1957 में भारत रत्न मिला। 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं और राम मंदिर का मुद्दा इस बार के चुनावों में काफी गरमाने जा रहा है। हो सकता है इस बार अयोध्या में तुलसी के पत्ते फिर खिलाए जाएं। इसलिए कबीर न्यूज की टीम इसी तरह आपके सामने तमाम मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए किस्से लाने जा रही है और तमाम प्रकार से आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट भी ला रही है। पूरे यूपी के चुनाव को बारीकी से देखने के लिए बने रहिए कबीर न्यूज के साथ।